जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। आपसे पूछा है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर मेरे साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवीं अनुसूची। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सातवीं अनुसूची में विषयों का विभाजन किया गया है ताकि या स्पष्ट हो कि किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य को है। इसमें तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बाकी विकल्पों की बात करें तो 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं के अधिकार व कार्य से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से या दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। आपसे पूछा कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 से 4। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का भाग 1 जो है संघ एवं उसका क्षेत्र से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 1 जो है भारत का नाम और संघ की रचना से संबंधित है। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने या स्थापित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 3 जो है राज्यों के निर्माण, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 4 जो है उपरोक्त अनुच्छेदों से संबंधित कानूनों के लिए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दिया हुआ है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन 1 जो दिया हुआ है अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत में पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था। आपसे पूछा है कि भारत में पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग इसकी गठन तिथि जो है 22 दिसंबर 1953 को है। कब है तो 22 दिसंबर 1953 को इसकी गठन तिथि है। 22 दिसंबर 1953। इसके जो अध्यक्ष हैं वो फजल अली हैं और अन्य सदस्य जो इसके थे वो है केम्पड़ेकर, HN कुंजरू थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था राज्य गठन भाषाई आधार पर करना। यह आयोग 1955 में अपनी रिपोर्ट लेकर आया। परिणाम क्या हुआ, इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और 1 नवंबर 1956 को भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। आपसे पूछा है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के बारे में बात करें आपके तो गुलाम वंश जिसका कार्य पीरियड था 1206 से 1290 तक इसका कार्य पीरियड रहा गुलाम वंश का। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। यह भारत का पहला मुस्लिम वंश था जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। या कुतुबुद्दीन ऐबक की बात तो मोहम्मद गौरी का दास था और भारत का पहला मुस्लिम शासक था। इसे लखनौती और दिल्ली में सत्ता स्थापित की। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51A भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया
था। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, लेकिन 6वें संशोधन 2002 द्वारा एक और जोड़ा गया, जिसमें इसकी संख्या 11 हो गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है महाजनपद काल में अंग प्रदेश की राजधानी क्या थी। आपसे पूछा कि महाजनपद काल में अंग प्रदेश की राजधानी क्या थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में प्रमुख जनपद यानी कि महाजनपद अस्तित्व में आए थे। इसमें से अंग महाजनपद एक महत्वपूर्ण राज्य था। अंग प्रदेश की जो राजधानी थी वो चंपा थी। यह स्थान वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले के पास स्थित माना जाता है। चंपानगर उस समय व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। कुछ प्रमुख 16 महाजनपदों उनकी राजधानी बताया गया। तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। वज्र की राजधानी जो थी वैशाली थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वस्त की राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती की राजधानी जो थी अभी एग्जाम में पूछता है वह महिष्मती या उज्जैनी थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 मार्च को। 3 मार्च इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने का उद्देश्य से मनाया जाता है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में घोषित किया था। यहाँ बात हो रही मार्च माह की। चलिए मार्च माह के महत्वपूर्ण दिनों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। 3 मार्च को अभी हम लोग पढ़े विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो 18 मार्च को ओआरएस दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और विश्व मौखिक दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व कप्ता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस जो एक बार हम लोग रिवीजन कर लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सिम्बेक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है। आपसे पूछा कि सिम्बेक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और सिंगापुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिम्बेक्स का पूरा नाम सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। यह एक द्विपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास है जो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। मालाबार जो होता है भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, तो युद्ध अभ्यास जो होता है भारत अमेरिका के बीच होता है। गरुड़ शक्ति किसके बीच होता है, गरुड़ शक्ति जो होता है भारत इंडोनेशिया के बीच होता है। वज्र प्रहार भारत अमेरिका के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका से होता है। हैंड इन हैंड किन के बीच होता है, यह इंपॉर्टेंट है। हैंड इन हैंड जो होता है वो भारत और चीन से होता है, भारत और चीन के बीच होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा किस भारतीय नदी को सारो ऑफ बंगाल कहा जाता है। आपसे पूछा है कि किस भारतीय नदी को शारो ऑफ बंगाल कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक यानी कि शारो ऑफ बंगाल कहा जाता है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह नदी अतीत में बार बार बाढ़ लाकर बंगाल क्षेत्र में भारी तबाही मचाती थी। शोक के रूप में चलिए कुछ प्रमुख नदियां बताते हैं जो एग्जाम में पूछता है। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी किस लिए इंपॉर्टेंट है, कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था। आपसे पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वह 1914 से हुई थी। 1914 समाप्त हुआ 1918 में। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उनका कार्यकाल जो था 1910 से 1916 के बीच लॉर्ड हार्डिंग का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओईसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हिंदी में कहें तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी। 1961 में ओईसीडी की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और इसके सदस्य देश जो है 38 सदस्य देश हैं। इसका उद्देश्य जो है आर्थिक प्रगति, व्यापार, शिक्षा, पर्यावरण और वैश्विक विकास को बढ़ावा देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं मूल रूप से शामिल थी। आपसे पूछा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं मूल रूप से शामिल थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 14। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से शामिल भाषाएं जो थी वो 14 थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शुरुआत में 14 भाषाएं शामिल की गई थी। ये थी हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, कश्मीरी। अब कुल भाषाएं जो हो गई वो 22 हो गई हैं। अन्य भाषाएं जो है बाद में जोड़ी गई। 21वां संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई। 71वां संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली जोड़ी गई। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली हो गई। तो अब जो है 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं 22 हैं, पर मूल रूप से जो थी वो थी ऑप्शन ए 14 थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है। आपसे पूछा है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विनायक दामोदर सावरकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वीर सावरकर को भारतीय क्रांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। उन्होंने भारत में क्रांतिकारी विचारधारा को संगठित रूप से दिशा दी और स्वतंत्रता संग्राम को एक उग्र रूप देने का कार्य किया। सावरकर का प्रमुख जो योगदान है, उन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहकर इतिहास में नई सोच दी। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। उन्हें काला पानी, अंडमान की सेलुलर जेल को काला पानी कहा जाता था, की सजा भी दी गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा। बाकी विकल्प ध्यान कर लीजिए। भगत सिंह उन्हें शहीद आजम कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक उन्हें स्वराज का जनक कहा जाता है। सुरेंद्र बनर्जी उन्हें राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। आपसे पूछा है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पुतनिक 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्पुतनिक 1 था दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह, जिसे सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। यह उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला मानव निर्मित उपकरण था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है। आपसे पूछा है कि सुएज नहर जो है किन दो जल निकायों को जोड़ती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह नहर यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच के समुद्री मार्ग को काफी छोटा बना देती है। यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्ग को छोटा करता है। 1869 में इसका उद्घाटन हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का पूर्व रूप या आधारशिला कहा जाता है, क्योंकि भारत का संविधान बनाते समय इस अधिनियम से कई विशेष व्यवस्थाएं सीधे तौर पर ली गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। आपसे पूछा है कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची स्तूप इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप मध्य प्रदेश बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। यह स्तूप गौतम बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित करने और उनकी स्मृति में बनाया गया था। बाद में संघ और सातवाहन शासकों ने इसमें और सजावट और तोरण द्वार जोड़े। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था। आपसे पूछा है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अश्वघोष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध चरितम संस्कृत भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचयिता अश्वघोष थे जो बौद्ध धर्म के महान कवि और दार्शनिक माने जाते हैं। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों का काव्यात्मक वर्णन है। अश्वघोष को प्रथम संस्कृत महाकाव्यकार भी माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 56वां संशोधन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के माध्यम से। इससे पहले गोवा को संघ राज्य यानी क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त था। इस संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और दमन व दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह संशोधन 30 मई 1987 से प्रभावी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछे क्रिकेट के खेल के मैदान में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। आपसे पूछा है क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 28 इंच इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में 3 स्टंप विकेट के रूप में खड़े किए जाते हैं। प्रत्येक स्टंप की ऊंचाई मैदान की सतह से 28 इंच यानी कि 71.1 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक स्टंप के ऊपर एक बेल रखी जाती है। तीनों स्टंप मिलाकर विकेट बनाते हैं जिसकी कुल चौड़ाई 9 इंच यानी कि 22.86 सेंटीमीटर होती है। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। आपसे पूछा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। इसका जो भी राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।